हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, सो क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए जो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी जारी किया है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या फ़ायदा होगा डिस्कशन का? पहले तो आरटीपी करना होता है, ज़रूरी होता है। सो आरटीपी करना है बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। और दूसरा, जो आरटीपी का मेन कारण, जो इसका नाम है रिवीजन टेस्ट पेपर, कि इससे हमारे हर चैप्टर की थोड़ी थोड़ी रिवीजन ज़रूर हो जाती है। तो जो रिवीजन क्लासेस हम करेंगे वो तो है ही है, जो हम कर रहे हैं वो तो है ही है, पर उसके अलावा जो हमें क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट कहता है कि आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है, कि हाँ आपकी तैयारी कितनी है। पहली बात, क्या आरटीपी में कोई न्यू सम है? नहीं, कोई एज सच कोई ओवर द मून कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया। सब चीजें क्लास में पढ़ी हुई हैं, अच्छे से डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। सो कोई नई चीज एज सच आरटीपी के अंदर आपको नहीं दिखने वाली। दूसरी बात, क्या आरटीपी के सम मुश्किल हैं? जी नहीं, नए भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। तीसरी बात, सर अगर आपकी वीडियो ना देखें क्या हम आरटीपी खुद से कर सकते हैं? रादर आई विल रेकमेंड कि आपको पहले खुद ही करना चाहिए। अगर आपने पूरा पेपर रिवाइज कर लिया है तो पहले आपको आरटीपी खुद ही करना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तब आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और अगर आप खुद से नहीं करना चाहते, जी हमें तो चैप्टर थोड़े बहुत याद ही नहीं है, हाँ चलो थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे, अगर सर के साथ एक बार कर लेंगे, तो आप ये वीडियो मेरे साथ देख सकते हैं। बिकॉज एज सच मैं कुछ नया नहीं कराने वाला, सब बातें हमने क्लास में पढ़ी हुई हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और जो कॉन्सेप्ट सवाल में पूछा जाएगा ऑफ कोर्स उसको तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? सो कुछ नया एक्सपेक्ट नहीं करना। पहली बात, पुरानी बातें हैं, रिवीजन है ये, कुछ नई बातें इसमें हो भी कैसे सकती हैं। क्लास वर्क के अंदर हम सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? सो आइए सीधा हम आरटीपी के ऊपर ही जंप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया जी आरटीपी? ये रहा जी, ये रहा आरटीपी। आइए जी। सो दिस इज पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज आरटीपी फॉर दिसंबर 21 अटेम्प्ट। सो दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी आया है, आइए जी। सो पहला क्वेश्चन किसका है? मटेरियल कॉस्ट। पढ़िए जी। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओपनिंग स्टॉक 9 लाख, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ 70 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 11 लाख। सो किसी मटेरियल के बारे में जानकारी दी हुई है, मटेरियल एक्स के बारे में। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है। आई थिंक मटेरियल चैप्टर में जो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे इजी कॉन्सेप्ट मटेरियल चैप्टर में मटेरियल टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ही है। कैसे निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो? सिंपल, raw material consumed divided by average inventory of raw material. So raw material consumed, opening stock plus purchases minus closing stock is raw material consumed. Average inventory, opening stock plus closing stock divided by 2. The number of days for which the average inventory is held. So कितने दिन का आपका एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है ना? तो 365 दिन साल के डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना है। सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में किया भी हुआ है। इंटरप्रेट द रेशो कैलकुलेटेड एज अबव इफ द इंडस्ट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज 10। अपनी रेशो को इंडस्ट्री की रेशो से कंपेयर करके बताना है। बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हायर इज बेटर कि लोअर इज बेटर? ऑलवेज हायर इज बेटर। तो इंडस्ट्री की 10 है, अगर आपकी रेशो 10 से ऊपर आती है तो आप इंडस्ट्री से बेटर हैं, और अगर 10 से नीचे आती है तो आप इंडस्ट्री से खराब है। बस इतना सा लिखना है, ठीक है। सो सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर
इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 सब पॉइंट 1 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लें। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक 9 लाख, परचेजेस 1,70 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 11 लाख। सो 9 लाख प्लस 1,70 लाख माइनस 11 लाख, सो ये आ गया जी 1,68 लाख। और एवरेज इन्वेंट्री ये कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 10 लाख। तो 1,68 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, आई थिंक 16.8 आएगा। यस, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 16.8। और दूसरा क्या मांगा हुआ था? ये फर्स्ट का ए पार्ट था, और फर्स्ट के बी पार्ट में क्या मांगा था? एवरेज होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। सो होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं? 365 डेज डिवाइडेड बाय 16.8, सो ये आता है आपका 21.73 डेज। तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज 21 दिन तक आपके पास इन्वेंट्री का स्टॉक पड़ा रहता है। उसके बाद पिछला स्टॉक यूज हो जाता है, नया आ जाता है, पिछला स्टॉक यूज हो जाता है, नया आ जाता है। यही तो होती है ना टर्नओवर रेशियो। सो 21 दिन आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट में वो क्या कह रहा था कि इंडस्ट्री का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है, तो आपका ज्यादा है, तो आपकी कंपनी ज्यादा अच्छी है। लिखिए, हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटर इट इज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ इंडस्ट्री is 10, whereas inventory turnover ratio of company is 16.8. So inventory turnover ratio of company is better than industry, which means क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ। कंपनी इज मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री बेटर देन इंडस्ट्री। कंपनी इज मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री बेटर देन इंडस्ट्री। तो इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को इंडस्ट्री से बेटर मैनेज कर रही है। कंपनी इज मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री बेटर देन द इंडस्ट्री। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं था। पॉज करके लिखिए, हम ऊपर कर रहे हैं, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट का चैप्टर है। सो लेबर कॉस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। सर लेबर कॉस्ट के किस कॉन्सेप्ट पे सवाल आया है? कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। कैलकुलेशन तो करनी होती है, पर मेन होता है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम।
हमने क्लासेस में ओवर टाइम प्रीमियम को बड़े अच्छे से समझाया था आपको। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं। मान लो आपका नॉर्मल आवर्ली रेट है 20 रुपये पर आवर और ओवर टाइम में आप डबल देते हैं। डबल मतलब 40 रुपीज़ पर आवर। एक व्यक्ति है एक्स, उसने नॉर्मल आवर्स काम किया 15 घंटे और उसने ओवर टाइम किया 5 घंटे। तो इसके वेजेस निकालने के हम आपको 2 तरीके बताते होते थे। पहला, उसके नॉर्मल वेजेस निकाल लो। बच्चे देखो, टोटल उसने 20 घंटे काम किया तो 20 घंटे के वेजेस तो उसको मिलने हैं नॉर्मल रेट पे। 20 इंटू 20 कितना, 400। और साथ में उसको ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा 5 घंटे के एक्स्ट्रा 20 रुपए, है ना। कितना, 100 रुपया। और टोटल वेजेस हो गए 500, क्योंकि उसने 5 घंटे काम किया ओवर टाइम। देखो, अगर ये ओवर टाइम ना होता तो नॉर्मल वेजेस तो जो 20 रुपए पर आवर थे वो तो उसको मिलने हैं। जो 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया उसके 20 एक्स्ट्रा मिलने हैं। दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। फिर एक दूसरा तरीका था कि नॉर्मल वेजेस आप 15 घंटे निकाल लो, 15 इंटू 20 300, और ओवर टाइम की वेजेस निकालो। ओवर टाइम प्रीमियम नहीं, ओवर टाइम की वेजेस निकालो। और ओवर टाइम वेजेस कितने आएंगे, 5 घंटे के 40 रुपए यानी कि 200। आंसर इससे भी 500 आएगा। पर मैं कहता था ये तरीका सही नहीं होता, बिकॉज हम ओवर टाइम वेजेस का ट्रीटमेंट नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट। क्योंकि ये जो नॉर्मल वेजेस हैं ये तो डायरेक्ट वेजेस हैं, और डायरेक्ट वेजेस को कॉस्ट शीट में कहाँ दिखाना है ये सब जानते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। सो जो नॉर्मल वेजेस होते हैं या आपके डायरेक्ट वेजेस होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। पंगा होता है कि ये जो ओवर टाइम प्रीमियम हमने पे किया इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपने ओवर टाइम क्यों किया, है ना। अगर ओवर टाइम आपने किसी पर्टिकुलर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया तो आप ओवर टाइम प्रीमियम उसी जॉब से, उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में डालेंगे। अगर ओवर टाइम पूरा साल ही चलता रहता है, नॉर्मल फीचर है, तो फिर आप इसको डायरेक्ट वेजेस का पार्ट बनाएंगे और अपना वेज रेट दोबारा निकालेंगे। इफेक्टिव आवर्ली रेट आपका बढ़ जाएगा। अगर ओवर टाइम आपका कभी कभार होता है जरूरत पड़ने पे, तो फिर ओवर टाइम प्रीमियम को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स मान लेते हैं। और अगर ओवर टाइम ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन हुआ, स्ट्राइक हो गई, लाइट चली गई, उसके कारण हुआ, देन ओवर टाइम प्रीमियम इज चार्ज्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने थोड़ा तेज बोला है बिकॉज यहाँ कॉन्सेप्ट चर्चा इतनी नहीं कर सकते ना, यहाँ तो क्वेश्चन करने हैं। सर क्या ये क्वेश्चन किया हुआ है? बच्चे 3-4 किए हुए हैं इस तरह के, पर एक बार रिवाइज करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2, टेक्सटाइल लिमिटेड pays following overtime premium for its labor besides normal wages of 100 per hour. So normal hourly rate कितना है? 100 per hour. Before and after normal hourly rate 80% of basic wage rate. ये ओवरटाइम प्रीमियम की बात कर रहा है कि 80% एक्स्ट्रा देंगे। नॉर्मल आवर्ली रेट के बाद काम करे या नॉर्मल आवर्ली रेट से पहले काम करे, हम 80% एक्स्ट्रा वेजेस देंगे। और संडेज एंड हॉलीडेज को हम 150% ऑफ बेसिक वेज रेट पे करेंगे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। पिछले साल टोटल नॉर्मल टाइम 3 लाख घंटे काम हुआ, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 60,000 घंटे काम हुआ, और ओवर टाइम्स ऑन संडेज एंड हॉलीडेज 15,000 घंटे काम हुआ। तो टोटल 3,75,000 घंटे उसका टोटल काम हुआ है। ये पूरी फैक्ट्री में इतना काम हुआ है। ड्यूरिंग द करंट ईयर 2021 द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब स्पिनिंग। ये एक पर्टिकुलर जॉब का डाटा दिया है। जो ये डाटा है ये पूरी की पूरी फैक्ट्री का डाटा है। फैक्ट्री में तो बड़े सारे जॉब्स वो करता होगा, एक पर्टिकुलर जॉब है स्पिनिंग, उस स्पिनिंग जॉब का डाटा आपको दिया हुआ है। नॉर्मल घंटे 4,000 घंटे काम हुआ, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 400 घंटे काम हुआ, और संडे को 100 घंटे काम हुआ। तो टोटल 4500 घंटे उसने काम किया। क्लियर? फिर क्या कह रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब स्पिनिंग एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। आपको बताना है
कि स्पिनिंग जॉब को लेबर कॉस्ट कितनी एलोकेट होगी और ओवरहेड्स कितने एलोकेट होंगे। कब कब? पहला, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर्स शॉर्टेज, कि उसने पूरा साल ओवर टाइम किया क्योंकि लेबर शॉर्टेज थी। तो बच्चे ऐसी सिचुएशन में ओवर टाइम प्रीमियम विल बिकम पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। हम जो वेज रेट निकालेंगे, हम एक इफेक्टिव आवर्ली रेट निकाल लेंगे और उसी इफेक्टिव आवर्ली रेट को में ओवर टाइम प्रीमियम भी हम ऐड कर देंगे। अगर आपका नॉर्मल फीचर है तो ओवर टाइम प्रीमियम को भी डायरेक्ट वेजेस ही माना जाता है और इफेक्टिव आवर्ली रेट निकाला जाता है। देखेंगे कैसे। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, कभी कभार ओवर टाइम करते हैं जब जरूरत पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज द फैक्ट्री ओवरहेड। और तीसरा, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, तो फिर ठीक है, जिस कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम किया है उसी को ही वो ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। ये इफेक्टिव आवर्ली रेट का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। मैं क्लास में हमेशा बताता होता हूं, अगर कोई चीज आप इफेक्टिव आवर्ली रेट का पार्ट बना रहे हो तो मतलब आप उसको सब जॉब से चार्ज करोगे। बट अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर को जल्दी थी, मुझे उसके कहने पे ओवर टाइम करना पड़ा, तो फिर मैं सबसे क्यों चार्ज करूंगा? मैं सीधा ओवर टाइम प्रीमियम उसी पर्टिकुलर कस्टमर से ही चार्ज करूंगा। क्लियर है? सो आइए पहले रेट्स निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट, कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट। आइए जी, नॉर्मल वेज रेट 100 पर आवर, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। बच्चे 80% का मतलब है 100 प्लस 100 का 80%, यानी के 180 पर आवर। और लास्ट में संडेज एंड हॉलीडेज 150%, तो 100 प्लस 100 का 150%, यानी के 250 पर आवर। क्लियर होगी बात? समझ आ गया? चलिए आइए जी, तो सब पॉइंट ए क्या था? व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली, व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली, तो इसका ट्रीटमेंट एक बार लिखना पड़ेगा। इन दिस केस ओवर टाइम प्रीमियम will become part of direct wages, will become part of direct wages, and we need to calculate effective hourly rate, and we need to calculate effective hourly rate. So आइए जी, इफेक्टिव आवर्ली रेट निकाल लें, और इफेक्टिव आवर्ली रेट पूरी फैक्ट्री का ही निकालना है, ठीक है ना। सो पूरी फैक्ट्री में 3 लाख नॉर्मल घंटे काम हुआ, रेट था 100 रुपया, प्लस एक्स्ट्रा 60,000 घंटे काम हुआ जिसका रेट था 180, प्लस संडेज और हॉलीडेज को 15,000 घंटे काम हुआ जिसका रेट था 250, और टोटल आपका कितना घंटे काम हुआ? 3,75,000। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव आवर्ली रेट, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्कड। सो 3 लाख इंटू 100, 3 करोड़, 60,000 इंटू 180, 1 करोड़ 8 लाख, 15,000 इंटू 250, 37,50,000 डिवाइडेड बाय 3,75,000। आइए जी,
डिवाइडेड बाय 3,75,000 आवर्स, तो इफेक्टिव आवर्ली रेट आ रहा है 118.80। क्लियर है? तो वेजेस एलोकेटेड टू जॉब क्या था? जॉब का नाम स्पिनिंग, क्योंकि इसमें ओवरहेड्स तो आएंगे नहीं। वेजेस एलोकेटेड टू जॉब स्पिनिंग। अब स्पिनिंग जॉब पे टोटल 4500 घंटे काम हुआ है, तो 4500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको नहीं मतलब इसमें से ओवर टाइम वाले कितने हैं, बिकॉज आपके लिए ओवर टाइम है ही नहीं, आपके लिए तो वो क्या है? डायरेक्ट वेजेस है। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लासेस में पहले भी किए हुए हैं, सो आज ये भी हम कर लेंगे। बी, व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली, व्हेन overtime is worked irregularly, क्या आप ओवर टाइम को इरेगुलरली करते हैं, रेगुलरली नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ओवर टाइम प्रीमियम को फैक्ट्री ओवरहेड माना जाता है। इन दिस केस ओवर टाइम प्रीमियम is treated as factory overheads। तो डायरेक्ट वेजेस ऑफ जॉब स्पिनिंग, सो बच्चे जॉब स्पिनिंग पे टोटल 4500 घंटे काम हुआ है और नॉर्मल आवर के रेट पे 4.5 लाख उसके क्या आएंगे? डायरेक्ट वेजेस आ जाएंगे। ओवर टाइम प्रीमियम निकालना है ना, ओवर टाइम वेजेस नहीं निकालने। तो 4500 घंटे उसने काम किया है, तो 4500 घंटे का 100 रुपए के हिसाब से उसको 4.5 लाख तो मिलना ही मिलना है। दूसरा, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ जॉब स्पिनिंग। अब देखो 400 घंटे बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम किया और उसके एक्स्ट्रा कितने थे? 80, और 100 घंटे संडेज को काम किया और उसके एक्स्ट्रा कितने थे? 150। तो 400 इंटू 80 32,000 प्लस 15,000 47,000 के उसको क्या एलोकेट होंगे? ओवरहेड्स एलोकेट होंगे। क्लियर हो गई बात? फिर बोल रहा हूं, कुछ नया नहीं करा रहे, किया हुआ है बट रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना? रिवीजन टेस्ट पेपर के जरिए आपको रिवाइज करा रहे हैं। सी, व्हेन overtime is worked at the request of customer oblique job। लिखो, तो इस सिचुएशन में सारा ओवर टाइम प्रीमियम इसी जॉब को चार्ज किया जाएगा। अगर एक से ज्यादा जॉब होते तो मजा आता, इसमें तो एक ही जॉब है। इन दिस केस overtime premium is directly charged to job concerned। तो जो भी आपकी कंसर्न्ड जॉब होती है उसी को ही ओवरटाइम प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। तो इसका आंसर ये सेम ही बनेगा बच्चे, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस उतने ही रहेंगे। 4500 घंटे काम हुआ था, है ना? यस, इंटू 100 रुपए पर आवर 4,50,000 और ओवर टाइम प्रीमियम, बस नाम चेंज होगा। ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट वेजेस का ही पार्ट होता है, ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट वेजेस का ही पार्ट होता है, पर इसी जॉब से चार्ज होगा, सारी जॉब से चार्ज नहीं होगा, इफेक्टिव आवर्ली रेट नहीं आएगा। सो वही आएगा जी, 400 इंटू 80 प्लस 100 इंटू 150, सो 47,000। सो टोटल इस जॉब से चार्ज होगा 4,97,000। क्लियर है? सो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने इस कॉन्सेप्ट पे पहले भी किए हुए हैं, तो ये वाला भी कर लिया। चलिए लिखिए जल्दी, पॉज करिए, ऊपर करेंगे।
पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है जी ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। मतलब जो शुरू में आप पढ़ते हो कि ओवरहेड्स एलोकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। या स्टेप नंबर 1 है कि आप डिपार्टमेंट्स बनाइए। डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर स्टेप 1 होता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। डिपार्टमेंट तो सवाल बना के देगा ना, डिपार्टमेंट्स तो आप बनाते नहीं। स्टेप 1 होता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, कि जो भी ओवरहेड्स हैं वो एलोकेट करिए। एलोकेशन का मतलब है जिस डिपार्टमेंट के हैं उसको दे दीजिए। स्टेप 2 होता है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अपोर्शनमेंट क्या होता था कि आप क्या करिए, ओवरहेड्स एक कॉमन ओवरहेड्स है जैसे रेंट, तो वो कॉमन ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है ऑन सम सूटेबल एंड लॉजिकल बेसिस, जो हम लोगों ने क्लासेस में लिखे होते हैं। ठीक है ना? दिस इज स्टेप 2। अपोर्शनमेंट के बाद होता है रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट में क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बन रहा है, तो जो ओवरहेड्स की रिकवरी की जाएगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही करी जाएगी। तो सर्विस डिपार्टमेंट्स के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, रीअपोर्शनमेंट। अब रीअपोर्शनमेंट में 3 तरह के सवाल, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट, दूसरा कौन सा था, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही बांटा जाता था, वो पढ़ा हुआ है हमने। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट ने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही सर्विस दी है। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी तो है पर उससे वापस सर्विस ली नहीं है, उसको स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और लास्ट होता है रेसिप्रोकल, कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे भी रहा है और उससे वापस सर्विस ले भी रहा है। वो करके फिर लास्ट में हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालते होते हैं। और वो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं वो तो डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन रेट किस बेस पे निकालना है। टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। वो बेस मशीन आवर्स हो सकता है, लेबर आवर्स हो सकता है, डायरेक्ट वेजेस हो सकता है। ये सारी चर्चा हमने क्लासेस में करी थी। ये रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है। सो इसमें एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन रेट सब कुछ है, और लास्ट में प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकालने का समय। सो काफी सारे क्वेश्चंस हमने इस तरह के ऑलरेडी करे हुए हैं। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर 3। PL Limited has 3 production departments of P1, P2 and P3 and 2 service departments of S1 and S2. The following data are extracted from the records of the company for the month of October 2020. So October 2020 का कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। ले लो जी, कॉमन ओवरहेड्स दिए हुए हैं, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, P1, P2, P3, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, S1 और S2। सो ये कॉमन ओवरहेड्स दिए हुए हैं। रेंट एंड रेट्स, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। आइए जी, अब ये नीचे बेस देगा P1, P2, P3, S1 और S2। डायरेक्ट वेजेस दिए हैं, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, प्रोडक्शन आवर्स। आइए देखें कौन सा खर्चा किस बेस पे बटेगा। रेंट किस बेस पे बढ़ता है, फ्लोर स्पेस। जनरल लाइटिंग के लिए क्या दिए हुए हैं, लाइट पॉइंट्स, ये सब क्लास में अच्छे से डिस्कस्ड है। इनडायरेक्ट वेजेस किस बेस पे बटेगा, डायरेक्ट वेजेस। पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। और इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी भी किस बेस पे बटेगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी के बेसिस पे ही बटेगा। तो सारे बेसिस क्लैरिटी से दिए हुए हैं। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2 आर रीअपोर्शनड एज बिलो। S1 का 20 यहाँ, 30 यहाँ, 40 यहाँ, 10 यहाँ। तो देखो क्या S1 S2 को सर्विस दे रहा है, यस दे रहा है। S2 का 40 यहाँ, 20 यहाँ, 30 यहाँ और 10 यहाँ। तो क्या S2 S1 को सर्विस दे रहा है, यस दे रहा है।
तो ये रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है, और रेसिप्रोकल में हम दो में से कोई एक यूज करते हैं, या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। साइमल्टेनियस थोड़ा छोटा होता है तो बेटर होता है हम साइमल्टेनियस इक्वेशन ही यूज करें। रिक्वायर्ड कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आवर्स, ये दिए हुए थे ना नंबर ऑफ आवर्स, तो ओवरहेड रेट जो निकालना है वो लेबर आवर्स के बेसिस पे निकालना है ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, पहले प्राइमरी समरी देन सेकेंडरी समरी, हालांकि हम इकट्ठी बना देते होते हैं। डिटर्मिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चर इन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 फॉर 5, 3 and 4 hours गिवन दैट इट्स डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज दिस एंड दिस। वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है जिसको हम फिफ्थ स्टेप बोलते होते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। स्टेप 1 एलोकेशन, स्टेप 2 अपॉर्शनमेंट, स्टेप 3 रीअपॉर्शनमेंट, स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट, स्टेप 5 एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सो पांचों स्टेप का ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो आइए ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं। कम से कम 15-20 सवाल हमने इस तरह के ऑलरेडी क्लासेस में करे भी हुए हैं। बनाइए जी, आप इसको प्राइमरी समरी बोल दीजिए, जो मर्जी बोल दीजिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बोलेंगे इसको। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। एक्चुअली तो ये प्राइमरी समरी है ना, क्योंकि सेकेंडरी के लिए तो पहले आपको रेसिप्रोकल में वो लगाना पड़ेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। पर्टिकुलर्स बेसिस P1, P2, P3, S1 और S2। सबसे पहले कौन से ओवरहेड्स बांटते हैं? जो एलोकेटेड होते हैं। एक ही ओवरहेड एलोकेटेड है जो क्या है, डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड तो होता नहीं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस तो लेते नहीं है, ये तो डायरेक्ट खर्चे होते हैं। बट सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस लिए जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चे प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ही होते हैं। सो ये हर सवाल में आपने देखा होगा कि सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चे भी लिए जाते हैं, क्योंकि सर्विस के डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए अल्टीमेटली क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। तो एक ही खर्चा है जो बांट के दिया हुआ है, दैट इज कौन सा? डायरेक्ट वेजेस। सो जो कि एक्चुअल दिया हुआ है, आप एलोकेटेड भी लिख सकते हो। सो 3,75,000 और 1,25,000। क्लियर है? आइए जी शुरू करते हैं। रेंट एंड रेट्स। सो ये किस बेस पे बटेगा? फ्लोर एरिया के बेसिस पे। अब फ्लोर एरिया की रेशो देखो क्या है, 2,000, 2,500, 3,000, 2,500, टोटल कितना बन गया? 10,000। रेंट है 12.5 लाख, तो 12,50,000 डिवाइड बाय 10,000, तो 125 रुपए पर स्क्वायर फीट है। यस, इंटू 2,000, 2.5 लाख। वो रेशो में ही बांटना है बच्चे, आप जैसे भी बांट सकते हैं। डिवाइड बाय 2,000 इंटू 2500, 3,12,500। तीसरा कितना है? 3,000 डिवाइड बाय 2500 इंटू 3,000, 3,75,000। चौथा 2,000 है, तो ये 2.5 लाख ही आ जाएगा। और पांचवा 500 है, सो ये आ गया आपका 62,500। क्लियर है? सिंपल रेशो में बांट दिया। नेक्स्ट, जनरल लाइटिंग। ये किस रेशो में बटेगा? लाइट पॉइंट्स। कितने लाइट पॉइंट्स है टोटल? 15, 10, 25, 10, 35, 40 और 20, 60। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 60, 2,500 रुपये पर लाइट पॉइंट है, इंटू 10, 25,000 इंटू 15, 37,500 इंटू 3,000, नहीं सॉरी, इंटू 20,
डिवाइड बाय 15 इंटू 20, 50,000, 25,000 और 12,500। कुछ नहीं है बच्चे, रेशो में ही बांटना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वेजेस। सो ये किस रेशो में बढ़ता है? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का टोटल लगाओ, 7.5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 375 प्लस 125, 25 लाख। और इनडायरेक्ट वेजेस हैं 375। कितने परसेंट बनती हैं 25 लाख का? 15% है जी। तो 7.5 लाख का 15%, 1,12,500। 5 लाख का 15%, 75,000। चेक कर लें, 5 लाख का 15%, ये 75,000। 7.5 लाख का 15%, 1,12,500। 375 का 15%, 112,500 डिवाइड बाय 2, 56,250। और 1.25 का 15%। बच्चे मैं परसेंट बोल रहा हूँ, आप सिंपल रेशो में बांटिए, जो डायरेक्ट वेजेस की रेशो है। ये तो कैलकुलेशन करने का तरीका मैं थोड़ा जल्दी कर पाता हूँ। पावर किस पे बटेगा? हॉर्स पावर का टोटल लगाइए 150 और पावर है 5 लाख। ये तो पॉइंट्स आ रहे हैं जी, ये तो पंगा पड़ गया। चलिए फिर 5 लाख डिवाइड बाय 150 इंटू 60, 2 लाख। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, 1,66,667। और 5 लाख डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10, 33,333। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो वैल्यू ऑफ मशीन है ना, वैल्यू ऑफ मशीन बताओ, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 60 लाख प्लस 80 लाख प्लस 100 लाख प्लस 10 लाख, 250 लाख की मशीनरी है और 10 लाख की डेप्रिसिएशन है। 4% है जी। सो 60 लाख का 4%, 2,40,000 है ना, यस। 80 लाख का 4%, 3,20,000। 1 करोड़ का 4%, 4 लाख। 5 लाख का 4%, 20,000 और 20,000। आगे नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। ये भी सेम है, वैल्यू ऑफ मशीनरी की रेशो में बटेगा। तो 4 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, नहीं 250 लाख, 1.6%। ये थोड़ा करना पड़ेगा। 60 लाख इंटू 1.6%, 96,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 80, 1,28,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, 8,000 और 8,000। लो जी, ये बन गई जी आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सो यहाँ पे लिख सकते हो प्राइमरी। सेकेंडरी के लिए पहले हमें वो लगाना पड़ेगा ना, रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड, है ना। चलिए जी। सो बच्चे ये एक क्वेश्चन करके ना पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, अगर भूला हो किसी को तो। तो ये टोटल आता है 9,23,500। नेक्स्ट, $9,73,000। 375 प्लस 50,000 प्लस 112,500
प्लस 5,60,000, 1,264,167, 375,000 प्लस 2.5 प्लस 25,000 प्लस ये कितना है 56250 ना, 33,333 प्लस 28,000, 767,583, 1,25 प्लस 62,500 प्लस 12,500 प्लस 18,750 प्लस 28,000, 246,750। क्लियर है जी। सो आइए अब हमें बनाना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए हम लगाएंगे कौन सा मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सो आपको याद आ जाएगा देख के कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कैसे लगाते थे। हाँ जी, सो ऐसे बोलते होते हैं, लेट ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट 1 S1 इज इक्वल टू x लेस ओवरहेड्स ऑफ S2 इज इक्वल टू y। तो x किसके बराबर होगा, S1 के अपने ओवरहेड्स हैं ये 767,583 प्लस S1 में S2 के कितने ओवरहेड्स एलोकेट होंगे, S1 में S2 के 10% ओवरहेड्स एलोकेट होंगे, और S1 के S2 के ओवरहेड्स हैं y, सो ये आ गया 0.1y। सिमिलरली y किसके बराबर होगा, इसके अपने ओवरहेड्स 246,750 प्लस S2 में S1 के कितने ओवरहेड्स एलोकेट है, ये भी 0.1 ही है 0.10x। क्लियर हो गई बात। चलिए जी y को उसमें पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, पुट y इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 767,583 प्लस 0.1 ऑफ 246,750 प्लस 0.1x। सो आइए इसको पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, 246,750 इंटू 0.1, 24675 प्लस 0.1 इंटू 0.1, 0.01x। सो ये x उधर गया तो कितने x हो गए, 0.99x, 767,583 प्लस 24675, 792258। तो बताओ x किसके बराबर हुआ, 800,261, 800,261। अब y निकाल लें, पुट जैसे बचपन में करते होते थे वैसे लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सो y इज इक्वल टू 246,750 प्लस 0.1 इंटू 800,261, सो 800,261 इंटू 0.1 प्लस 246,750, ये आ गया 326,776, 326,776। क्लियर है। तो इससे आपको पूरी क्लैरिटी पूरे अच्छे से याद आ जाएगा जो जो क्लासेस में किया होता है। आइए अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हैं। आप ना सेकेंडरी बनाना चाहें तो प्राइमरी के नीचे ही ये कर सकते हैं, मैं यहां अलग से बना दे रहा हूं, पर वैसे आप प्राइमरी के नीचे भी ये कर सकते हैं। सो P1, P2, P3, S1 और S2 बेसिस। आइए जी, सो ओवरहेड्स निकाल लें एज पर प्राइमरी, जो प्राइमरी के अकॉर्डिंगली ओवरहेड्स थे 923,500, P2 के 9,73,000, P3 के
1264 167, 1264 167, 767 583 और 246 750। आइए जी, तो पहले S1 को बांटते हैं किस रेशो में, वो रेशो दी हुई है 2:3:4:1। और S1 के कितने खर्चे बांटोगे, ये वाले 800,261, 800,261 इंटू 0.2, 160052 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 240078 डिवाइड बाय 3 इंटू 4, 320104 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, 80026। अब उसके अपने आप आ जाएंगे इतने 246750 प्लस 80026, ये आ गया 326776 बिल्कुल। तो S2 के अपने आप आ गए इतने। अब S2 को बांट दीजिए 4:2:3:1 इंटू 0.4, 130,710, 65,355, 98033 और 32678। क्लियर है जी। सो ये आ गया जी आपका आंसर, क्योंकि वो तो अपने आप ही खत्म हो गया ना। 767,583 इन दोनों का टोटल ऑटोमेटिकली इसके बराबर होगा 32678, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गया। सो P1 P2 P3 के निकाल लें। सो 121 4262, 240078, 65355, 1278 433, 1264 167, 320104, 98033, 1682 304। सो ये था जी आपका पार्ट 1। ये क्वेश्चन बड़े होते हैं पर होते बहुत इजी हैं। अब मेनली तो सवाल ने आपसे एब्जॉर्प्शन रेट मांगा जी। सो आइए अब हम निकालेंगे जो पार्ट 1 मेन था सवाल का, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। सो P1 P2 P3 का ही निकालना है अब तो। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। सो टोटल ओवरहेड जो निकालने हैं 1214262, 1278433, 1682304 डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन आवर्स। आइए जी 6225, 4050 और 4100। तो एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर निकल आया। एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। सो पहले लास्ट वाला 410.32, 1278433 डिवाइड बाय 4050, 315.66, 1214262 डिवाइड बाय 6225, 195.06। ये था जी आपका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड्स आपको निकालने हैं। तो P1 P2 P3 में 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम हुआ मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट। क्या मतलब होता है एब्जॉर्प्शन रेट का, कि
P1 में 1 घंटा जिस प्रोडक्ट पे काम होगा उस पे 195 के ओवरहेड्स एलोकेट होंगे, और इस प्रोडक्ट X पे 5 घंटे काम हुआ तो 195 इंटू 5 के ओवरहेड्स किसको एलोकेट होंगे? प्रोडक्ट X को। सो बी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट X, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट X, डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है? 12,500, डायरेक्ट वेजेस कितने लग रहे हैं? 7,500। सो ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट 20,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स P1, P2, P3 कितने कितने घंटे काम हुआ? 5 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे। इंटू 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 रेट 195.06, 315.66 और 410.32। सो 5 इंटू 195.06, 975.30, 3 इंटू 315.66, 946.98, 4 इंटू 410.32, 1641.28 टोटल कॉस्ट। $946.98, 1641.28, तो 23,563.56। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो बहुत क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये क्वेश्चन बड़े ज़रूर होते हैं पर होते सिंपल हैं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। चलिए लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो। मैं इसलिए बोलता हूँ लिखना चाहते हैं क्योंकि कई कहते हैं जी सॉल्व ही तो है आरटीपी, तो हमें क्या लिखना है? ठीक है ना? पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए जी, सो आराम से आप बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसका है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसी का बड़ा भाई, इसी चैप्टर का, ओवरहेड चैप्टर का बड़ा भाई कौन है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो उसी का ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुक के ही क्वेश्चन है ये सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी क्लास में किए हुए हैं, और बहुत सिंपल सवाल है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। एक्टिविटी बेस्ड और ओवरहेड्स में एक ही फर्क है। एक्टिविटी बेस्ड में जो ऑब्जॉर्प्शन करा जाता है वो एक्टिविटीज के बेस पे किया जाता है। हम तो डिपार्टमेंट वाइज कर देते हैं ना, पर वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज भी करना गलत है। एक डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करिए और हर एक्टिविटी का एब्जॉर्प्शन रेट अलग से निकालिए। ठीक है? आइए जी, सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सम तो एक ही तरह के होते हैं, सारे क्वेश्चन इसके एक तरह के ही होते हैं। पढ़िए जी,
फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइंस, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज्ड फूड। वो कह रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहता है, 3 प्रोडक्ट हैं उसके, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड, 3 तरह के प्रोडक्ट वो बेचता है। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2021 फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। रेवेन्यू दिया हुआ है सब प्रोडक्ट लाइन का, यानी कि सेल दी हुई है, COGS दिया हुआ है, और ये तो बांट के ही दिए हैं तो इसमें आपने कुछ नहीं करना। कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न्ड, पता नहीं क्या करना है, देखेंगे। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ये आपको पता है ये क्या होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स। नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम और आइटम सोल्ड। फैमिली स्टोर ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2021। ये एक्टिविटीज दी हुई हैं, 5 एक्टिविटीज हैं जी उसके। बॉटल रिटर्न्स, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट। अब ये क्या होते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये क्या होते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस 5 एक्टिविटीज हैं। डिस्क्रिप्शन के ये है, उसने बताया ही हुआ है कि ये है क्या। वो कह रहा है बॉटल रिटर्न का मतलब है हम एम्प्टी बॉटल्स रिटर्न करते हैं, ऑर्डरिंग का मतलब है प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, डिलीवरी का मतलब है फिजिकल डिलीवरी एंड रिसीट ऑफ गुड्स, शेल्फ स्टॉकिंग, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स ऑन स्टोर शेल्व्स एंड ऑनगोइंग रीस्टॉकिंग। हालांकि हमें ये सब नहीं चाहिए होता ना, कौन सी एक्टिविटी का अर्थ क्या है, हमें क्या करना है, वहां पंगा होता है जहां हमें कॉस्ट ड्राइवर ढूंढने पड़ते हैं। और इस सवाल में तो ये देखो कॉस्ट एलोकेशन बेस, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हुए हैं, तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कॉस्ट सबकी दी हुई है, लो कॉस्ट ड्राइवर्स। डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, अब देखो साफ पता लग रहा है कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न 60,000 है और यहाँ भी 60,000 है, और ये एक ही एक्टिविटी का है, किसका, सॉफ्ट ड्रिंक का, और सॉफ्ट ड्रिंक के नीचे ये लिखा भी हुआ, आगे तो 0 है। आगे ऑर्डरिंग में आपने 1560 परचेज ऑर्डर्स दिए हैं, मतलब आपका कॉस्ट ड्राइवर परचेज ऑर्डर है, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल आएगा 7,80,000 डिवाइड बाय 1560 पर परचेज ऑर्डर, और हर एक के परचेज ऑर्डर दिए हुए हैं, तीनों में बांट के आप बांट दीजिए इनको। फिर डिलीवरी में 3150 टोटल डिलीवरीज करे हैं, नंबर ऑफ डिलीवरीज दिए हुए हैं। सबसे इजी क्वेश्चन डालते हैं आरटीपी में, 8640 आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम है और आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग भी दिया हुआ है, और 15,36,000 आइटम सोल्ड हैं, और ये आइटम सोल्ड भी दोबारा से दिए हुए हैं। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? तो कुछ भी नहीं है सवाल में। रिक्वायर्ड, फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट्स सपोर्ट कॉस्ट, सपोर्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स, ऑल कॉस्ट अदर देन COGS, खुद ही बता रहे हैं, सपोर्ट कॉस्ट का मतलब है COGS के अलावा। फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ COGS ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, मतलब अभी जो एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हैं वो COGS के बेसिस पे निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला होगा, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल COGS। इसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलते हैं कि वो ट्रेडिशनल मेथड में COGS के बेस पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। बच्चे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा बोलता हूं, ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है, जो मांगा है वही आंसर करोगे तो मार्क्स मिलने वाले हैं, अदरवाइज अपने तरीके से करके आओगे कुछ नहीं मिलना। उसने 2 चीजें मांगी हैं, वो कह रहा है एक तो ऑपरेटिंग इनकम बता दो। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, नेट प्रॉफिट, वैसे तो EBIT होता है पर कॉस्ट अकाउंटिंग में वही नेट प्रॉफिट होता है, बिकॉज ब्याज वगैरह तो यहाँ होते नहीं। और दूसरा मांगा है ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, सो ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो फर्स्ट पार्ट तो आपको पता है ये हमेशा क्या मांगता है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो आइए पहले इसी को ही सॉल्व करते हैं। सो ये आपके टोटल ओवरहेड्स है जी, और ये आपकी टोटल COGS है, क्योंकि जो पहला अब्जॉर्प्शन रेट निकालना है वो
COGS के बेसिस पे ही निकालना है। सो आइए सब पॉइंट ए, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ये ऐसे लिखते हैं, बाद में नीचे वर्किंग नोट बना देंगे ना। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। सो 3 प्रोडक्ट हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज्ड फूड। तो सबसे पहले आएंगे जी रेवेन्यू, इसको ए बोल दीजिए। 39,67,500, 1050, 3000, 60,49,500। प्रॉफिट निकालना है तो COGS माइनस करना पड़ता है, इसको ग्रॉस मार्जिन बोलते हैं। हमें ग्रॉस मार्जिन नहीं निकालना, हमें तो ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। 30 लाख, 75 लाख और 45 लाख, और माइनस करेंगे सपोर्ट कॉस्ट विच आर नथिंग बट द ओवरहेड्स। ये तो निकालना पड़ेगा ना, परसेंटेज ऑफ COGS, तो इसका अब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। अब्जॉर्प्शन रेट का क्या फॉर्मूला है? टोटल सपोर्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल COGS इनटू 100। आइए बच्चे सपोर्ट कॉस्ट का यानी कि ओवरहेड्स का टोटल लगाते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यही होती थी, कहाँ एक्टिविटी बेस पे होती थी, वो कह रहा है ओवरऑल बेसिस पे कर दो, जिसको ब्लैंकेट रेट बोलते थे हम लोग। 60,000 प्लस 7,80,000 प्लस 12,60,000 प्लस 864 प्लस 15,36,000 डिवाइडेड बाय COGS। 30 लाख प्लस 75 लाख प्लस 45 लाख इंटू 100। 60,000 प्लस 780 प्लस 1260 प्लस 864 प्लस 1536, 45 लाख डिवाइडेड बाय 150 लाख, 30% ऑफ COGS। तो सपोर्ट कॉस्ट क्या है? 30% ऑफ COGS। तो 30 लाख का 30%, 9 लाख। 75 लाख का 30%, 22,50,000, यही बनता है, यस। 45 लाख का 30%, 13.5 लाख होता है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं, यस। लो जी, पहला पार्ट तो हो भी गया, आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ गई। ऑपरेटिंग इनकम A माइनस B माइनस C। सो 39,67,500 माइनस 30 लाख माइनस 9 लाख, 67,500। अब ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी बता दो। मान लो ये D है तो ये कैसे निकलेगा? D डिवाइड बाय A, तो 67,500 डिवाइड बाय 39,67,500, 1.70%। 10,50,3,000 माइनस 75 लाख माइनस 22,50,000, 7,53,000 डिवाइड बाय 10,50,3,000,
7.17%, 7.17%। आगे 60,49,500 माइनस 45 लाख माइनस 1350, 199,500 डिवाइड बाय 6049,500, 3.30%, 3.30%। क्लियर है जी। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, जहां वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज कर रहा था और सारे ओवरहेड्स किस बेस पे अब्सॉर्ब कर रहा था, सीओजीएस के बेसिस पे। सिमिलर क्वेश्चन बुक में किया भी हुआ है। आइए बी पार्ट पढ़ते हैं। इफ फैमिली स्टोर एलोकेट्स द सपोर्ट कॉस्ट all cost other than COGS to product line using activity based costing, पता ही था। Calculate the operating income and operating income as a percentage of revenue for each product line। वही दो चीजें निकालनी है, पर आपको पता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं हम, फिर उसके बेस पे अब्जॉर्प्शन करते हैं, है ना। तो पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लें। सब पॉइंट 1 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। ये कुछ नहीं होता, जिसको अब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं इस चैप्टर में, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट। सो 4-5 एक्टिविटीज हैं। बॉटलिंग का तो करने का जरूरत नहीं है ना, वो तो सीधा एक को ही एलोकेट होगा। ऑर्डरिंग से स्टार्ट करते हैं। सो टोटल ओवरहेड्स हैं 7,80,000। परचेज ऑर्डर है कॉस्ट ड्राइवर, तो मैं स्टेटमेंट नहीं बना रहा, सीधा ही कर रहा हूँ। क्लास में हम इसकी स्टेटमेंट बनाते होते हैं ना, एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट ड्राइवर रेट। सो वो मैं स्टेटमेंट नहीं बना रहा, आप पेपर में जाए तो बना सकते हैं। सो ये आएगा 500 पर परचेज ऑर्डर, 500 पर परचेज ऑर्डर। दूसरा डिलीवरी 12,60,000 डिवाइडेड बाय 3150, 12,60,000 डिवाइड बाय 3150, सो 400 पर डिलीवरी। सो जहां जहां जितनी जितनी डिलीवरीज हुई हैं इंटू 400 करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। शेल्फ स्टॉकिंग, शेल्फ स्टॉकिंग 8,64,000 और इतने आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम डिवाइड बाय 8640, तो 100 रुपये ही है वैसे तो। 1000 पर आवर ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग, पर आवर ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। और लास्ट में कस्टमर सपोर्ट 15,36,000 और वो भी 15,36,000 ये आइटम सोल्ड भी, तो 1 रुपी पर आइटम सोल्ड। अब ओवरहेड्स अब्सॉर्ब भी हम अलग स्टेटमेंट में निकालते होते हैं। वैसे तो हम ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड पर यूनिट भी निकालते होते हैं, जहां हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है, पर इस सवाल में पर यूनिट तो चाहिए नहीं, तो सीधा ओवरहेड्स अब्सॉर्ब निकाल देंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड। सो पहला कॉलम होता है एक्टिविटी का, ये थोड़ा लंबा स्टेटमेंट होता है। दूसरा प्रोडक्ट का, और तीसरा ओवरहेड्स टू बी एब्सॉर्ब्ड। एक्टिविटी, प्रोडक्ट और ओवरहेड्स टू बी अब्सॉर्ब्ड। तो पहली एक्टिविटी है बॉटल रिटर्न, ये तो मैं लिखूंगा नहीं बच्चे, क्योंकि ये तो सीधा आप जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये सॉफ्ट ड्रिंक में ही हम लोग डाल देंगे, ठीक है। पहला है ऑर्डरिंग,
3 प्रोडक्ट, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड। क्या रेट है? 500 रुपये पर ऑर्डर, 500 रुपये पर ऑर्डर। अब देखो इनके कितने कितने ऑर्डर दिए हुए हैं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स 360, 840 और 360। सो 500 इंटू 360, 1,80,000। 500 इंटू 840, 4,20,000। नंबर 2, डिलीवरी, सॉफ्ट ड्रिंक, एफपी और पीएफ। डिलीवरी का क्या रेट था? 400 रुपये पर डिलीवरी, 400 रुपये पर डिलीवरी। बताइए कितने डिलीवरीज हैं? 300, 2190, 660। सो 400 इंटू 300, 1,20,000। 400 इंटू 2190, 8,76,000। 400 इंटू 660, 2,64,000। आगे थर्ड, शेल्फ स्टॉकिंग, SD, FP, PF। क्या रेट है? 1000 पर आवर ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। सो 1000 पर आवर ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। अब देखो शेल्फ स्टॉकिंग के कितने कितने घंटे लगे? 540, 5400, 2700। इतने तो ओवरहेड्स नहीं है जितना ये खर्चा आ जाएगा। टोटल ओवरहेड्स 1,64,000 है और 8640 यार्स है। ठीक है, सो 5,40,000। ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। एक मिनट, ये मैंने शायद गलत निकाला है। 864,000 डिवाइड बाई 8640, 100 रुपये आ रहे हैं। मैं भी कहूँ इतना तो ओवरहेड्स नहीं है। ये 100 रुपये है जी, वो गलती से 1000 लिख दिया हमने। सो 54,000, 5,40,000, 2,70,000। नंबर 4, कस्टमर सपोर्ट, SD, FP और PF। 1 रुपये पर आइटम सोल्ड। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड 1,26,000, 11,04,000 और 3,06,000। सो 1,26,000, 11,04,000 और 3,06,000। चलिए जी, बस जी, अब इसका भी निकाल दें। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, जो मेन काम था। सो क्वेश्चन इसके बड़े होते हैं, ओवरहेड के और एबीसी के क्वेश्चन बड़े होते हैं, पर इजी होते हैं बिकॉज सब क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस्ड, पैकेज्ड फूड। सो स्टार्ट तो वहीं से करना है। ए, रेवेन्यू 39,67,500, 1050, 3,000, 6049, 500। बी, COGS 30 lakh, 75 lakh, 45 lakh। आइए जी, ओवरहेड C
बॉटल रिटर्न्स, ये तो सीधे सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर ही था, इस पे तो कुछ भी नहीं था। बॉटल रिटर्न 60,000 सॉफ्ट ड्रिंक का। डी। बाकी ओवरहेड्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, यही फायदा होता है ऊपर वाली स्टेटमेंट बनाने का। अब सारे ओवरहेड्स हम निकाल चुके हैं, ये देखो 18 लाख, 1,80,000, 4,20,000, 1,80,000, 1,80,000, 4,20,000, 1,80,000। ई डिलीवरी, सो डिलीवरी का कितना कितना, 1,20, 876, 264, 1,20,000, 8,76,000, 2,64,000। आगे शेल्फ स्टॉकिंग, $54,540, 270, 54,000, 5,40,000, 2,70,000। जी कस्टमर सपोर्ट, 126,000, 11,04,000 और 3,06,000। सो ये आ गई जी आपकी ऑपरेटिंग इनकम। और नीचे निकालेंगे ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। सो 3967,500 माइनस 30 लाख, 60,000 माइनस 180 माइनस 120 माइनस 54 माइनस 126, 427,500 डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, 3967,500, 10.78%। दूसरा 1,05,03,000 माइनस 75 लाख माइनस 420 माइनस 876 माइनस 540 माइनस 11,04,000, 63,000 डिवाइड बाय 1,05,03,000, 0.60%, 0.60%, 60,49,500 माइनस 45 लाख माइनस 180 माइनस 264 माइनस 270 माइनस 3,06,000, 529,500 डिवाइड बाय 60,49,500, 8.75%। क्लियर है जी। सो इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ खास नहीं है, जस्ट ये है कि अब एक क्वेश्चन कर लिया, आपको पूरा प्रोसेस याद आ गया, किस तरीके के क्वेश्चंस आते थे वो याद आ गया। तो अब जब रिवाइज करने भी बैठोगे, रिवीजन तो हम करेंगे ही, जब रिवाइज करने बैठोगे तो ये आपको बड़ा इजी लगेगा। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, आइए।
चलिए जी, सो अगला क्वेश्चन है जी कॉस्ट शीट का, अगेन बुक का ही क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन चलो एक बार ना हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी आइटम कहाँ कहाँ आएगी, बिकॉज ये बड़ा सा क्वेश्चन है जो अपनी बुक में भी है, स्टडी मटेरियल में भी है। मैं कौन सा घर से लेके आया हूँ, स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। सो मैं इसको बता देता हूँ कौन कौन से आइटम्स को कहाँ कहाँ दिखाना है। अच्छा, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, कैरेज इनवर्ड वगैरह, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस में जो जो वर्कर को पे करते हैं एवरीथिंग इज डायरेक्ट वेजेस। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन माइनस स्क्रैप प्लस प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स COGS, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, सो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी आइटम कहाँ कहाँ आएगी, क्योंकि ये तो सीधा साधा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ याद तो कराना नहीं कि हाँ इसका सवाल कैसे करते थे, वो तो हम रिवीजन में कर ही लेंगे। ठीक है, पढ़िए जी। इम्पैक्ट लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सबसे पहले है जी रॉ मटेरियल परचेज, तो ये तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ही पार्ट बन जाएगा। GST पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ये पढ़ा होगा आपने कि अगर आप रेगुलर स्कीम में नहीं हैं, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी मिल ही नहीं सकता। तो ये भी आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ही पार्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है फिर हम ऐड नहीं करते। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए हमने इसको अलग से ऐड करना ही पड़ेगा। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये भी कहाँ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में से ही क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, डायरेक्ट वेजेस। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय PF ESI, अगेन डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, अगेन डायरेक्ट वेजेस। बच्चे फैक्ट्री वर्कर को आप जो जो भी दे रहे हो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आगे फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि टेक्निकल असिस्टेंस ली, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, अब बच्चे ऐसे है कि हमने तो क्लास में पढ़ा हुआ है कि दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड, पर आपके इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में भी और यहाँ भी इसको डायरेक्ट एक्सपेंस माना हुआ है। तो इंस्टीट्यूट सुप्रीम है, मेरी तो चलेगी नहीं, तो आप भी इसको डायरेक्ट एक्सपेंस ही मानिएगा। मैं एक बार दिखाऊं आपको, अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस मान के, जहाँ तक मुझे स्टडी मटेरियल याद है, ये देखो मैंने क्लास में भी ये बात बताई थी कि ये सही नहीं है। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल इज अ फैक्ट्री ओवरहेड, पर आपके इंस्टीट्यूट ने इसको कहाँ दिखाया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही दिखाया है। सो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप भी अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल को डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे जिन्होंने चेक करना है ट्रीटमेंट उनका चलेगा ना, हमारा तो चलेगा नहीं, इस बात को समझिए। आगे जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, ये भी बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये तो है ही डायरेक्ट एक्सपेंस ना, कि आप अपना काम कहीं बाहर से करवाते हो, जॉब वर्कर से करवाते हो, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है? सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, फैक्ट्री ओवरहेड, सुपरवाइजर फैक्ट्री का होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड।
सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेलिंग ओवरहेड, व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्लियर है? आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड। ओके। एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आती है ना, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट, R&D, नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, पर किसका? फैक्ट्री का। तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, प्रोडक्शन कंट्रोल। अब देखो बच्चे, सैलरी तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, पर अगर आपने प्रोडक्शन मैनेजर को सैलरी दी है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सो दो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। दिखाएं आपको एक बार इन्होंने क्या किया है। बिल्कुल, ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोलर मैनेजर। क्लियर है? सो सीधा नहीं दिया हुआ, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ढूंढने पड़ेंगे। सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेलिंग ओवरहेड। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग, नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस R&D कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन माइनस फैक्ट्री स्क्रैप प्लस प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, है ना। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बिल्कुल ऊपर लिखते हैं क्या? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। और पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, दिस इज सेलिंग ओवरहेड। पैकिंग मैंने दो तरह की बताई थी। प्राइमरी पैकिंग होती है जिसके बिना प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता, जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब, ये प्राइमरी पैकिंग है, पर टूथपेस्ट का डब्बा ये सेकेंडरी पैकिंग है, बिकॉज ये तो प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज करी जाती है और वो सेलिंग ओवरहेड है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूजेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड। बच्चे मैंने क्लास में बताया था कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के प्लस इंटरेस्ट लिख दीजिएगा, पर इंस्टीट्यूट इसको सेलिंग ओवरहेड में लिख रहा है। इधर देखो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। इधर देखो, ये देखो, ये रहे आपके सेलिंग ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स में लिखा है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। करेक्ट इज कि आप यहां ना लिखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के प्लस इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट करिए 3,50,000। सही तरीका तो ये है, पर मेरी बात कौन सुनेगा? जो इंस्टीट्यूट कह रहा है करिए, क्या कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट इसको सेलिंग ओवरहेड में दिखा रहा है, आप भी दिखा दो, पर मेरा मन नहीं मानता, इतना गलत नहीं करा सकता मैं। देखो अर्लियर क्या होता था, इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट शीट का पार्ट होते ही नहीं थे, पर आजकल इंटरेस्ट एक बहुत कॉमन फिनोमिना हो गया है। तो लेटेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट का पार्ट बनाइए, पर किस कॉस्ट का पार्ट बनाओ, बिकॉज ये तो फाइनेंस कॉस्ट होती है। तो इंस्टीट्यूट ने खुद ओवरहेड चैप्टर में लिखा हुआ है कि आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करिए, पर ये लोग मेरी बात मानते कहाँ हैं। तो बेटर है जो इन्होंने किया है आप भी पेपर में वही करिए कि आप भी इंटरेस्ट कॉस्ट को सेलिंग ओवरहेड्स में दिखा दो। क्या कर सकते हैं बच्चे, ये नंबर काट लेंगे आपके, बिकॉज सोल्यूशन तो इनके चेक होंगे ना। सो हमें तो मार्क्स से मतलब है, फिलहाल तो मार्क्स लेने बैठे हैं, सो हमें तो हर चीज़ नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो आप भी इंटरेस्ट कॉस्ट को सीधा जहां इन्होंने दिखाया है वहीं पे दिखा दो।
मतलब इतना गलत है कि मेरे मुंह से निकल नहीं रहा कि इन्होंने कहाँ दिखाया है। आगे, फी पेड टू ऑडिटर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, फी पेड टू लीगल एडवाइजर सेम, फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेम, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल सेलिंग ओवरहेड, जो भी बेचने से रिलेटेड है वो सब कुछ क्या है, सेलिंग ओवरहेड, परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल स्टाफ सेलिंग ओवरहेड, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP और फिनिश्ड गुड्स, तो इसमें तो कुछ है तो नहीं है। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फैक्ट्री स्क्रैप कहाँ आती है ये, नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस क्वालिटी कंट्रोल प्लस R&D प्लस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन माइनस फैक्ट्री स्क्रैप प्लस प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS और कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ गए? सो ये हम करेंगे नहीं, बिकॉज इसमें यही देखना होता है कि कौन कौन से आइटम को कहाँ दिखाना है। तो 2 जगह गलतियां होने वाली हैं, वो भी वहां जहां इंस्टीट्यूट ने गलत किया है। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल को हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड पढ़ाया हुआ है, पर ये लोग क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ले रहे हैं, और दूसरा और कोई इतना ये इंटरेस्ट वाला, ठीक है ना। बाकी ये सिमिलर क्वेश्चन किताब में भी है, वहां सिंपल GST पेड है, यहाँ इन्होंने एक नया टर्म ऐड कर दिया GST पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ तो वो कर सकते हैं ना, आपने GST भी तो पढ़ा ही हुआ है, सो आपको इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में क्रेडिट नहीं मिलता, तो आपको इसको ऐड सीधा ही करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? सो ये क्वेश्चन हम लिख के नहीं कर रहे, मैं फिर से दिखा दूं, इसका सॉल्यूशन आप एक बार खुद से करिएगा। वैसे तो हमने सब कुछ बता दिया, जो पंगे वाले आइटम्स थे वो भी हमने बता दिए, ठीक है ना, और इसमें कुछ होता नहीं बताने वाला। कॉस्ट शीट में सिंपल सा फॉर्मेट होता है। ओके जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के ऊपर सम है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। आई थिंक ये नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का सम है, सिमिलर सम किताब में है। ऑफ कोर्स फिगर्स थोड़े से अलग होते हैं, पर सिमिलर क्वेश्चन बुक में किया हुआ है। क्लास में तो सारे कराए हैं हमने, ठीक है ना। पढ़िए जी। XYZ Limited maintains a non-integrated accounting system for the purpose of management information। तो लिखा ही हुआ है नॉन इंटीग्रेटेड है, मतलब ये फाइनेंशियल बुक्स अलग बनाएगा और कॉस्ट के बुक्स अलग बनाएगा। द फॉलोइंग आर द डेटा रिलेटेड विद ईयर 2021। तो डाटा दिया हुआ है, रुपीज इन थाउजेंड्स दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंसेस, स्टोर लेजर, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। दिस इज नथिंग बट जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने कहा इसके बड़े सारे नाम होते हैं, क्लास में बताते होते हैं, जो भी नया नाम लिखा हो वो समझ लो वो इसी का ही है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। Material purchased, issued to production, issued to general maintenance, issued to building construction. Wages, gross wages paid, indirect wages paid for building construction. Factory overhead, actual amount incurred excluding items shown above, absorbed in building construction, under absorbed. Royalty paid, royalty क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं इसकी एंट्रीज भी एक बार याद कराऊंगा करते करते। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेल। एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP वॉज 1,65 लाख एंड 75 लाख रिस्पेक्टिवली। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है। द लॉस अराइजिंग इन द रॉ मटेरियल इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। खुद ही बता रहा है कि SLC के खाते में बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसको फैक्ट्री ओवरहेड मानिएगा।
द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, बहुत अच्छी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स दी हुई है, 20% माइनस करोगे तो COGS आ जाएगा। रिक्वायर्ड, प्रिपेयर द रेलेवेंट कंट्रोल अकाउंट्स टू शो द अबव ट्रांजेक्शंस इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी। सो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये, आपको कंट्रोल अकाउंट सारे ही बनाने पड़ेंगे, जितने भी कंट्रोल अकाउंट्स इन्होंने बनाए होते हैं, जितने बन सकते हैं वो सारे ही बनाने होते हैं। चलिए आइए एक बार रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन करेंगे, वैसे तो सारे बुक के क्वेश्चंस ही हैं। चलिए तो सेंटर में लगाते हैं लाइन, क्योंकि बहुत सारे खाते बनाने हैं। चलिए सबसे पहले GLA बनाते होते हैं। GLA का नाम जो इसमें लिखा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट में CLC। ये थोड़ा बड़ा बनाना होता है बिकॉज इसमें ज़्यादा एंट्रीज आती हैं। चलिए जी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट SLC, WIP कंट्रोल अकाउंट, सो पूरा याद आ जाएगा किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस करते थे। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, सर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है बच्चे? कंस्ट्रक्शन WIP है ना, और जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए तब ये रियल अकाउंट होता है। और आपको पता है कि नॉन इंटीग्रेटेड में सिर्फ नॉमिनल के खाते बनते हैं, ना रियल के बनते हैं ना पर्सनल के बनते हैं। सो जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तो इसको उठा के CLC में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज रियल और पर्सनल की जगह कौन सा खाता बनाया जाता है? CLC बनाया जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, यहाँ तो हम सिर्फ क्वेश्चंस करने पे फोकस है। आइए जी, SLC में बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000, WIP में बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, फिनिश्ड गुड्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,29,000, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, और CLC का हमेशा ही कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस 1,62,000। अब जिस खाते की हमें जरूरत पड़ेगी वो हम साथ साथ बनाते चले जाएंगे। आइए जी, मटेरियल परचेज्ड क्या एंट्री होती है? SLC टू GLA की जगह CLC है 12,000, और CLC में बाय SLC 12,000। इशूड टू प्रोडक्शन मतलब WIP, सो SLC से WIP में ट्रांसफर हुआ तो WIP टू SLC 15,000, और SLC में बाय WIP 15,000। इशू टू जनरल मेंटेनेंस क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 1,800 बनाइए जी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। टू SLC 1,800। इशूड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो मटेरियल कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे भी यूज हुआ है 1,200 का, सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टू SLC 1,200। ग्रॉस वेजेस पेड बनाइए जी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ग्रॉस मतलब टोटल वेजेस पेड कितने हैं? 45,000, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC 45,000, और CLC में बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट
45,000। आगे इनडायरेक्ट वेजेस 12 हैं, तो इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 3,000, तो बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 3,000, तो बाकी क्या होंगे? डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस कहाँ अब्जॉर्ब होते हैं? WIP में। तो बाय WIP कितने? 30,000। ये अपने आप निकल के आया। इसके सेकंड इफेक्ट दे दें तो फैक्ट्री ओवरहेड में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 12,000, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 3,000 और WIP में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 30,000। क्लियर है? आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल अमाउंट पेड 48,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड पेड की क्या एंट्री होती है? फैक्ट्री ओवरहेड्स टू CLC 48,000 और CLC में बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स 48,000। आगे अब्जॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितना अब्जॉर्ब किया गया? 6,000। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 6,000। आगे अंडर अब्जॉर्ब्ड है 2,400, तो अंडर अब्जॉर्ब मतलब अंडर अब्जॉर्ब कहाँ जाएंगे? कॉस्टिंग P&L में। कितने हैं? 2,400। सो यहां कॉस्टिंग P&L बना लेते हैं। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,400। एक मिनट रुकना जरा। आगे अच्छा बाकी फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कुछ नहीं बताया, तो कहाँ अब्जॉर्ब होते हैं? WIP में। तो बाय WIP बैलेंसिंग फिगर। वैसे अंडर अब्जॉर्ब्ड, ओवर अब्जॉर्ब्ड बैलेंसिंग फिगर आता होता है, पर जहां क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो सारे अब्जॉर्प्शंस कहाँ करा देंगे हम? WIP में। 53,400। वैसे ना बेटर है ये लास्ट में ही कराएं, क्योंकि हो सकता है कोई और भी आइटम इसमें आ जाए, तो बेटर है हम इसको लास्ट में। फैक्ट्री ओवरहेड अभी बंद नहीं कर रहे जी, इसको लास्ट में ही बंद करेंगे। कोई ना कोई और ट्रांजैक्शन आ सकती है। रॉयल्टी पेड, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या एंट्री होती है? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC 1,500, तो CLC में बाय WIP 1,500। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू CLC 7,500, तो CLC में बाय सेलिंग ओवरहेड 7,500। नेक्स्ट सेल 1,35,000, तो सेल अकाउंट बना लीजिए। सो GLA टू सेल्स, तो बाय GLA या CLC 1,35,000 और CLC में टू सेल्स 1,35,000। नीचे रॉ मटेरियल का कैरेट डाउन बैलेंस दिया हुआ है, बच्चे थाउजेंड्स में लिखना, ध्यान रखना। नीचे टोटल दिया हुआ है 1,65,000 नहीं 16,500, सॉरी 16,500, क्योंकि सारा क्वेश्चन रुपीज इन थाउजेंड्स में चल रहा है ना। सो पीछे वाले 3 जीरोस हटा दीजिए। और वर्क इन प्रोग्रेस का 7,500, वर्क इन प्रोग्रेस 7,500। फिर कह रहा है मटेरियल से कोई लॉस आएगा उसको फैक्ट्री ओवरहेड मानना। अब देखा ना, अच्छा हुआ ना फैक्ट्री ओवरहेड बंद नहीं किया, क्योंकि मटेरियल से लॉस अभी निकाल लेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, बाद में देखेंगे। ग्रॉस मार्जिन 20% ऑन सेल्स है, तो इधर देखो आपकी टोटल सेल कितनी है?
1,35,000 माइनस ग्रॉस मार्जिन 20%, सो 135,000 का 20% 27,000, सो ये आ गया आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या एंट्री होती है इसकी? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स में लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,08,000 और यहां बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, सारे बन गए, वही रह गया। चलो यहां एक लाइन का बना देते हैं, चलो नीचे बना देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट टू फिनिश्ड गुड्स 1,08,000। चलिए जी, दैट्स इट। यस, चलो पैकअप करते हैं। तो सीएलसी सबसे लास्ट में बंद करेंगे, एसएलसी में बीडी दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, ट्रांसफर दिया हुआ है, तो वो खुद ही कह रहा था इसमें से लॉस आएगा, जिसको कहां ट्रांसफर करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में, बैलेंसिंग फिगर। सो 24,000 प्लस 12,000 माइनस 15,000 माइनस 3,000 माइनस 16,500, एक जीरो हटा दीजिए, 1,500 का लॉस आ रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में टू एसएलसी 1,500। अब बंद करेंगे डब्ल्यूआईपी, पर मैं हमेशा कहता होता हूं डब्ल्यूआईपी का भाई कौन? फैक्ट्री ओवरहेड। तो डब्ल्यूआईपी से पहले बंद होगा फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड कहां अब्सॉर्ब होंगे? डब्ल्यूआईपी में। 1,800 प्लस 12,000 प्लस 48,000 प्लस 1,500 माइनस 6,000 माइनस 2,400, 54,900। सो डब्ल्यूआईपी में टू फैक्ट्री ओवरहेड 54,900। क्लियर है? मैच करा लें एक बार इंस्टीट्यूट से कि सही है हमारा बैलेंस, बिल्कुल ठीक है। आइए जी डब्ल्यूआईपी पे चलते हैं। सो डब्ल्यूआईपी का बीडी दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, जितना पीछे से ट्रांसफर आया दिया हुआ है, तो आगे कितना ट्रांसफर हुआ? फिनिश्ड गुड्स टू डब्ल्यूआईपी टू बाय फिनिश्ड गुड्स, बैलेंसिंग फिगर 6,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 1,500 प्लस 54,900 माइनस 7,500, सो 99,900, बिल्कुल ठीक। तो फिनिश्ड गुड्स में टू डब्ल्यूआईपी 99,900। अब फिनिश्ड गुड्स बंद करेंगे। फिनिश्ड गुड्स का भाई कौन? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है नहीं, तो फिनिश्ड गुड्स से बच्चे क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, मिसिंग है। मैंने बताया तीन ही ज्यादातर निकलते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ट्रांसफर। $1,20,900 चेक कर लें, बिल्कुल ठीक। क्योंकि बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो गई, सवाल में लिखा हुआ है, तो इसको कैरी डाउन नहीं करेंगे, इसको सीएलसी में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज बिल्डिंग अकाउंट हम बनाएंगे नहीं। बिल्डिंग तो एक रियल अकाउंट है और नॉन इंटीग्रेटेड में रियल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता, तो इसको हम उठा के सीएलसी में ट्रांसफर करेंगे। 3,000 प्लस 1,200 प्लस 9,000, 13,200 कहां ट्रांसफर होगा? सीएलसी में। तो टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 13,200। सेल कहां जाएगा? कॉस्टिंग P&L में 1,35,000 बाय सेल्स 135। सेलिंग ओवरहेड कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में 7,500, कॉस्ट ऑफ सेल्स में टू सेलिंग ओवरहेड 7,500, और कॉस्ट ऑफ सेल कहां जाता है? कॉस्टिंग P&L में 1,15,500।
टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,15,500 और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता है, सॉरी नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, सीएलसी में। $17,100, बिल्कुल ठीक। और सीएलसी में बाय कॉस्टिंग P&L 17,100 और अब हम सीएलसी को क्या कर देंगे, कैरेट डाउन। 162,000 प्लस 12,000 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 1,500 प्लस 75 प्लस 17,100 माइनस 135 माइनस 13,200 144,900। मैच करा लें एक बार, बिल्कुल ठीक। क्लियर है जी। सो सिमिलर क्वेश्चन क्लास में भी किए हुए हैं, ये तो सारे ही हुए हैं, रिवीजन चल रही है, सो हम हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं। चलिए, लिखना है तो लिख लीजिए। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा।